iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। Persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे हमारे पैनलिस्ट एक सटीक जन टीवी तक के दर्शकों तक वो चीजें सब पहुंचा रहे हैं जो वाकई आप देखना चाहते हैं। अगले दिन आपको अखबार की सुर्खियों में मिलते हैं और बड़े ही बेबाक तरीके से बिना किसी एजेंडे के आपके सामने हमने ऑपरेशन सिंदूर से ही लगातार वो सब चीजें आप तक पहुंचाई जो आप देखना चाहते थे। हमारे साथ एयर कमोडोर चंद्रमौली जी लगातार उस समय से जुड़े हुए हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ कंटिन्यू हैं। अब पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। तो हमारे पैनलिस्ट लगातार वही बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दिन ही कटेवा साहब ने, भगवान सिंह जी ने और चंद्रमौली जी ने आशंका जता दी थी कि कुछ ना कुछ करेगा पाकिस्तान, हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम कमजोर नहीं है, जवाब देंगे, लेकिन अवेयर रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो चीजें हमारे सर्विंग जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उन्होंने जो तय किया वो सारी चीजें आपको बताई और यही बड़ी वजह रही कि सजगता के चलते हर हमले को नाकाम किया। उसके बाद सीज फायर की बात आई तो उस दिन भी संदेह जता दिया था चंद्रमौली जी ने और कटेवा साहब ने कि थोड़ा सा डाउट है कि भरोसा नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, लेकिन फिलहाल सबके हित में अगर सीज फायर रुकता है तो चलिए मैं इस कड़ी को आगे लेकर के जाना चाहूंगा। दोनों के डीजीएमओ की वार्ता 12 तारीख को मुकर्रर रही, सुबह की वार्ता नहीं हो पाई। उसके बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि चर्चा होगी। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग सब दूर बैठे हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है, चर्चा कैसे होती है, हॉटलाइन के जरिए क्या एजेंडा हो सकता है, वो तमाम चीजें मैं आप तक पहुंचवाऊंगा। मैं सर आपके पास में आना चाहूंगा कटेवा सर। ऐसे जब सीज फायर के बाद की डायलॉग पे हम होते हैं तो क्या कोई स्वतंत्र स्थान तय करते हैं कि क्या चर्चा का एजेंडा, मजमून और किस तरह से चर्चा हो पाती है? पहले का एक्सपीरियंस आपको अगर शेयर करें। देखिए योगेंद्र जी, जब भी इस तरह की बात होती है, जब मैं कश्मीर में था, जब 99 में कारगिल की वॉर हुई थी, तो जब भी इस तरह की बात होती है तो बड़ा टाइम लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीज फायर को। कल जो हमारा बिल्कुल ही अचानक से जब सुबह हमारे फोर्सेज ने उनके एयरफील्ड्स को बर्बाद किया था और काफी उनके जो एयर डिफेंसिव सिस्टम था उसमें 2-3 जगह पे उसे डिग्रेड कर दिया।
एक एयर टू एयर फ्यूलर उनकी फैसिलिटी थी, उसे डिग्रेड कर दिया। तो उससे लगने लगा था कि अभी हमारी जो लड़ाई के मैदान में क्या होता है, एक टर्म होती है योगेंद्र जी, एयर सुपेरियोरिटी। तो उसमें क्या होता है कि अगर दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कामयाब नहीं हो रहा और आपके हवाई जहाज और आपके जो दूसरे यूएवीज और आपके मिसाइल्स और आपके ड्रोन्स फ्रीली जाके बिना ज्यादा इंटरफेरेंस के अपने टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन आने वाली थी, आ सकती थी अगर हम एक दिन, एक 24 घंटे और हम अगर इसी तरह की एयर स्ट्राइक उन पे चालू रखते तो। परंतु जैसा कि आज हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि वॉर फाइटिंग इज नॉट ए रोमांटिक मूवी ऑफ बॉलीवुड। इसमें बहुत सारी दुनिया, देश का बहुत बड़ा खर्चा होता है और कितने जवानों के जाने माल का नुकसान हो सकता है। तो डिप्लोमेसी हमेशा प्रायोरिटी लेती है और उसी डिप्लोमेसी ने काम किया और उसी के कारण एकदम से हमें ये जो अनाउंस किया इंटरिम सीज फायर। हालांकि उसके बाद शाम के टाइम फिर भी थोड़े बहुत वायलेशन हुए थे इसके एलओसी के ऊपर, पर एलओसी के ऊपर नॉर्मल स्मॉल आर्म्स के फायर के वायलेशन वहाँ आम बात है, कोई नई बात नहीं है। पर उसके बाद धीरे धीरे वो जो इसका जो है सीज फायर का जो पूरा लास्ट जवान तक जब तक पहुंचता है तब तक थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ है। और आज हालांकि बातचीत नहीं हुई है, परंतु फिर भी क्योंकि जम्मू कश्मीर के सारे स्कूल्स खोल दिए गए हैं, हमारे सारे के सारे जो एयरपोर्ट थे 32 वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर पे, उन्हें चालू कर दिया गया है। तो इससे इंडिकेशन आते हैं कि ये जो सीज फायर है ये आगे लंबा चल सकता है या इसको इम्प्लीमेंट होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि बीच बीच में ये भी बात आ रही है कि अमेरिका का प्रेशर पड़ा है दोनों देशों के ऊपर, पर हमारी एक पॉलिसी क्लियर है जो हमने बाद में उसको रीइटरेट भी किया है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी थर्ड मीडिएटर कंट्री का हम कोई उसका सहारा नहीं लेंगे। और फिर पाकिस्तान के जब डीजीएमओ ने फोन किया तो पूरे देश के जो इमोशंस थे योगेंद्र जी, काफी लोग ये देश में उत्साह था जैसे लड़ाई कोई बहुत बड़ा एक पर्व चल रहा था और हम लोग लड़ाई में सफलता भी हासिल कर रहे थे। तो उससे ऐसा कभी लोगों के बीच में थोड़ा सा ऐसा आता है। बट जैसा मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है कि लड़ाई किसी के हित में नहीं है। पब्लिक इमोशंस लड़ाई के को वॉर चलेगा कि नहीं चलेगा उसे डिक्टेट नहीं कर सकते। ये हमारी राजनीतिक जो अथॉरिटी है, जो हमारी सरकार है, ये सरकार का फैसला है और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में उनका नाम है, अच्छे स्टेट्समैन माने जाते हैं। अगर उन्होंने सोच समझ के ये अपना उन्होंने बताया है कि ये ठीक है, गो इसको मतलब इम्प्लीमेंट करो, तो फिर उसके बारे में कोई उस तरह का सवाल करना वाजिब नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए मैं चंद्रमौली साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है हम उस दिशा में जा रहे हैं, अभी ये सीज फायर होगा किसी एजेंडे पे होगा? क्योंकि हमारी आतंक के खिलाफ भी लड़ाई थी, साफ डिफेंस ने किया है कि सेना के खिलाफ, वहां की पब्लिक के खिलाफ हमारा कोई एजेंडा और कोई लड़ाई नहीं थी, केवल और केवल आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, जिसमें हम सफल भी हुए हैं और सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, क्या ये यहीं पे रुक जाएगा या किसी एजेंडे पे इसका कोई मजमून तैयार होगा? जी योगेंद्र जी, अभी आपके सामने मैं रखता हूं कि डीजी की जो ब्रीफिंग होती है उससे पता लगता है कि हमें जो टारगेट नष्ट करने के लिए दिया गया था वो हमने पहले दिन ही कर दिया है। उसके बाद में हम रिएक्टिव थे। अगर वो शांत बैठ जाता पाकिस्तान तो हम भी शांत थे क्योंकि हमारा अचीवमेंट हो चुका था। लेकिन उन्होंने जब हमारे पे हमले की कोशिश की जो नाकामयाब रही तो हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो एम था मोदी जी की तरफ से, सरकार का जो हमको बताया गया था कि आतंकी के अड्डों को नष्ट करो, आतंकी का नेटवर्क को नष्ट करो, और किस खूबसूरती से सटीक तरीके से नष्ट किया वो आप जानते हैं। वो हो गई 7 की रात। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने कुछ किया तो हमने कुछ किया हुआ और इसके बाद में ये बढ़ता गया। अब जब ये संघर्ष विराम जो हुआ है, अगर ये संघर्ष विराम
चाहे अमेरिका से हो, चाहे पाकिस्तान का कॉल आया हो कि जो पाकिस्तान वाले कह रहे कि हिंदुस्तान ने घुटने टेके कॉल किया हो, ये सब चलता रहेगा। पर दुख भरी बात यह है कि उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसमें से रेडिएशन पाई गई थी। अब वो चाहे हमने किया हो, चाहे उन्होंने किया हो, या अपना हुआ हो, या अभी भूकंप आए थे उनके उसकी वजह से हो, वो कुछ भी हुआ हो, वो पूरे विश्व के लिए एक खतरा है। इसलिए अमेरिका के जहाज पहले एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 जहाज आए, और इजिप्ट का वो बड़ा वाला जहाज उनके लिए वो चीज लेके आया जो उनकी नदी में पाया जाता है। उससे क्या होता है कि रेडिएशन रुक जाती है। अगर ये रेडिएशन नहीं रुकी तो पहले तो पाकिस्तान के लिए खतरा है, और फिर बढ़ता जाएगा ये, और रेडिएशन तो हवा से उड़ती रहती है, हिंदुस्तान में भी आ सकती है, अफगानिस्तान जाएगी और बढ़ती रहेगी, ये रुकती नहीं है। तो इसलिए ये अगर रुका है, इस वजह से अगर रुका है, तो ये बहुत ही मतलब ज्ञानपद बात इन्होंने करी है कि भाई अब रुक जाओ, अभी मत करो। चाहे अमेरिका ने सजेस्ट किया हो, चाहे पाकिस्तान ने, तो ये भी रुके हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। वो अगर अनकंट्रोल अगर हो गया तो पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाएगा। अब मैं आपकी आखिरी बात पे आता हूं कि अब क्या होगा। देखिए साहब, जो हम कहते हैं कि अगर आक्रमण करेगा कोई भी आतंकी तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उसको युद्ध मानेंगे, इट विल बी इक्वेटेड एज वॉर। वो हमने कहा है, हमारी सरकार ने कहा है कि हम ये करेंगे। आतंकी न हमारी सरकार के नीचे आते हैं, न पाकिस्तान की सरकार के नीचे आते हैं। पाकिस्तान की सरकार उनको सिर्फ सपोर्ट करती है, वो अपना एजेंडा खुद ही चलाते हैं। वो जीते अपनी जिंदगी हैं, वो उनको पैसा मिलता है बाहर से, विदेश से, रहते सिर्फ पाकिस्तान की भूमि के अंदर रहते हैं। तो आप देखिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, अगर उनको क्या लेना ना, वो तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। तो वो छुटपुट हरकत करेंगे ही करेंगे। उनके फिदाइन देखो, 2 दिन पिछली रात को फिदाइन घुस गए वहां पे आर्मी कैंट के अंदर। अभी लड़ाई, हमारा युद्ध वो चल रहा है, हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन घुस गया अंदर वो आर्मी के बटालियन के वहां पे, ओके, कथुआ के आसपास। तो ये करेगा क्योंकि वो किसी सरकार के नीचे ना आते हैं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि कितना ही जोर लगा लीजिए, ये ना तो पाकिस्तान सरकार के नीचे आते हैं, ना हमारी सरकार के नीचे, और ये हमेशा करेगा और छुटपुट हरकत करेगा, और ये पीओके में करेगा, और वहां से अपने अपने आदमियों को अंदर डालेगा टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस विद इन अवर कंट्री। किसी तरह से डिस्टर्बेंस करेगा, चाहे बच्चे को वो करे, चाहे महिलाओं को करे, चाहे इंस्टॉलेशंस को करे, चाहे यानी कि अगर सीधे भी नहीं तो स्पॉन्सर करके ये कुछ ना कुछ इस तरह की दहशत फैलाने की कोशिश जरूर करेगा पाकिस्तान। जी 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 हाँ, पक्का करेगा। यही मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और करके ही करेगा। 2 दिन रुक जाएगा, 20 दिन रुक जाएगा, लेकिन करेगा, क्योंकि किसी की बात मानता नहीं है। इनके ऊपर भी प्रेशर है, इनको भी जीना है, इनको भी पैसा मिल रहा है। ये भी ट्रेन करके अभी कम से कम सैकड़ों आतंकी, हजारों आतंकी वहां पे अभी आधी ट्रेनिंग वाले, फुल ट्रेनिंग वाले हैं। यहाँ नहीं तो वहां चले जाएंगे। इनको क्या चाहिए? आई टोल्ड यू, उस दिन भी मैंने बताया था, फायरिंग रेंज चाहिए, ऑब्स्टिकल कोर्स चाहिए, वो 2 दिन में बन जाता, किसी भी जंगल में बन जाएगा। जब तक आर्मी वहां तक इनकी भी आर्मी अगर सच में चाहे भी सही कि अरे हटाओ उसको, वो वहां से वहां चले जाएंगे, कह देंगे हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहां थोड़ी आतंकी लिखा हुआ कि हम आतंकी हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दौड़ भाग कर रहे होते हैं। हमारे भी दौड़ भाग करते रहते हैं लोग, ये बात है। इसलिए वो कहीं न कहीं घुसेगा। हमारी पोरस बॉर्डर है, सी बॉर्डर के अंदर हर जगह चौकी नहीं लगा सकते हैं, वो कहीं घुसते हैं। अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी वाले घुसते हैं, जब बर्फ हो जाती है तो बर्फ वाले घुसते हैं, तो बर्फ के पहले कई लोग घुसा देते हैं। उनकी टेक्निक होती है, वो घुसते हैं। और कई लोग हमारे इधर बैठे हुए हैं स्लीपर से, उनको बहुत प्रेशर हो रहा होगा, तुम क्या कर रहे हो, युद्ध चल रहा है, तुम तोड़ो, ये करो, वो करो। सो किसी तरह से हमारे मिनिस्ट्री का जो प्रेशर है उससे अभी तक तो रुके हुए हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ टाइम और ये फिर से आतंकी करेंगे, ये छुटपुट वारदात करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, छुटपुट। अब उसका जो नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा वो बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको वार्निंग दे दी है। जी बिल्कुल, आप ठीक करें। मैं भगवान सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि कारगिल युद्ध और उसके दौरान भी लंबे समय तक कश्मीर में रहे। सर चंद्रमौली साहब ने पहले दिन भी डाउट किया और अभी भी संदेह है कि डायरेक्ट फाइट नहीं करेगा, लेकिन वो इस तरह की छदम हरकतें जरूर करता रहेगा, आतंकियों को भेजेगा, या फिर हमास के लोग भी उसके पास में बताए जा रहे हैं। अभी इस तरह की चर्चा है कि इनकी पीओके में पहले बैठक भी हुई है, उन लोगों के किसी माध्यम से पीछे से बेसज्ञानी स्पॉन्सर करके और इस तरह की हरकतें, दहशत फैलाने की कार्रवाई कर सकता है। हमने कहा है कि अगर किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई होगी उसे हम युद्ध की श्रेणी में मानेंगे। अब क्या लगता है आपको, हमने ताकत दिखाई, सामने वाले को घुटने टिकाए, हमारी सेना भी लगातार ये करे, हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे सैटेलाइट्स, उन्होंने यानी कि आईटी की तरह से हमने टेक्नोलॉजी को भी आधार बना करके और
इस ऑपरेशन को काफी कामयाब बनाया है और एक मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि ताकत का एहसास पाकिस्तान को हो गया? देखिए, चंद्रमौली जी एंड जनरल कटेवा सर सही बोल रहे हैं कि वो हरकत से चूक नहीं करेगा, वो हरकत करता रहेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखने की है कि उसको ये समझ में आ गया है कि इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी यदि अब की बार इस तरह का हरकत किया, क्योंकि यदि एग्रीमेंट होगा तो वो पहले से अपनी भारत सरकार बोल रही है कि इसमें जो आगे टेररिस्ट एक्टिविटी होगी उसको हम वार मानेंगे ना। हर कोई टेररिस्ट एक दो आए वो नहीं, बट वो एक हमारे पास चॉइस होगी कि जिसमें हम यूनिलैटरल एक्शन लेंगे और एक्शन करके दिखा दिया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो जरूर हुआ है पाकिस्तान में भी और दहशतगर्दों में भी कि ये थोड़ा इतना आसान नहीं है, हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान है। ये देखिए जितना नुकसान आज हुआ है उनको, उसको भरपाई में इनको कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये फालतू में क्यों खोया इन्होंने, क्या मिला। तो बात एक है। दूसरी बात ये है कि देखिए साहब, मैं हर बार यही बात आपके चैनल के द्वारा आपके ऑडियंस को बोलता हूँ कि हम पिछले 25-30 साल से आर्मी सब कुछ कर रही है, 24 घंटे ड्यूटी पे है, लड़ाई कर रही है, ढूंढ रही है, मार रही है, मारे जा रहे हैं। और ये सिलसिला आप क्या सोचते हैं कि कहीं रुक जाएगा? कैसे रुकेगा ये? इसको आप समझना चाहिए कि देखिए हमें दूसरे देशों से जहां इंसर्जेंसी हुई है और कैसे कंट्रोल हुआ है उसके ऊपर, उससे भी तो लेसन लर्न करना चाहिए। बहुत से तुम बोलते हैं कि जो ये टेररिस्ट उग्रवादी होते हैं ये मछली की तरह हैं, मछली पानी में सरवाइव कर सकती है, मछली वो पानी से बाहर निकाल लो वो मर जाएगी। इसी तरह से ये जो टेररिस्ट हैं ये जनता में सरवाइव करते हैं, इनको जनता से बाहर कर दो। आप जनता के हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने की कोशिश कीजिए, इनको मारने की कोशिश मत कीजिए। मारने से कुछ भी नहीं होगा, आइडियोलॉजी नहीं मरती है और ना इनका कोई कैंपेन मरता है। ये मारने से एक मार दोगे दो पैदा हो जाएंगे। और अभी जिस हिसाब से अंधाधुंध सरकार एक्शन ले रही है, ये भी मैं कहूंगा कि ये आप एंटेगनाइज द लोकल पॉपुलेशन, आप एंटेगनाइज की बजाय बिफ्रेंड करने की कोशिश कीजिए। आप यदि फ्रेटर्नाइजेशन करेंगे, इनसे आप व्यवहार अच्छा रखेंगे, और देखिए आप हर बार इनको नाराज ही करते हैं, कभी 370 हटाते हैं, कभी स्टेट को हटा देते हैं। तो आप तो जनता को नाराज कर रहे हो और ऊपर से ये कह रहे हो कि उग्रवाद खत्म हो गया और जनता हमारे साथ है। अरे भाई, जनता आपके साथ है तो फिर ये कैसे सैकड़ों दहशतगर्द काम कर रहे हैं वहां पर, और किस तरह से ये वहां पर चले गए बिना किसी के सपोर्ट के। और ये सपोर्ट जिसको पता लग गया उसके तो आप घर बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आई मीन ये जो क्या है, ये आप जनता को और उग्रवादी बना रहे हो और नाराज कर रहे हो सरकार के खिलाफ। आप ये बताइए कि किसी के बाप का बेटा रोग हो जाए, बदमाश हो जाए और भाग जाए घर से, वो बाप क्या कर लेगा? उसका आपने वो पकड़ा गया, वो कहीं हो गया तो उसका घर बर्बाद कर दो। अरे ये कौन सी मानवता है? तो सरकार एक माई बाप है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये अन्याय नहीं है, ये बनाना कंट्री की न्याय है कि आप किसी का घर ध्वस्त कर दो। साहब, दहशतगर्द का घर ध्वस्त कर दिया तो इसके डर से आइंदा कोई दहशतगर्द को मदद नहीं करेगा, ये भी कभी होने वाला है? ये तो होता तो पहले भी हम बहुत सारे मार दिए, बुरहान वानी को मार दिया, ऐसे बहुत सारे मार दिए, क्यों नहीं वो बंद हुआ? इनके मारने से, घर बर्बाद करने से नहीं रुकेगा, ये तो इनके घर बनाने से रुकेगा, आप इनका डेवलपमेंट करने से रुकेगा, इनको जॉब देने से रुकेगा, इनको जो विकास के साधन है, सड़क, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये जब दोगे आप और इसके ऊपर पैसा खर्च करोगे तो अपने आप जनता समझेगी कि सरकार हमारी हत्यासी है और कोई किसी की कोई मदद नहीं करेगा। जब मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का बाप कोशिश कर ले, अंदर आते ही मारे जाएंगे। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूं किसी भी सरकार से कि ये जो मसला है इसके अंदर आप ठंडे दिमाग से सोच करके एक कमेटी बिठाएं जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, क्योंकि आप उनको तो अर्बन नक्सलाइट्स बोलते हो क्योंकि वो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, बट दोज आर द एक्सपर्ट्स, वो एक्सपर्टीज है उनके साथ में, उनको नॉलेज है, उनको आप उनकी बात सुनते नहीं हो। आप तो सुनते हैं जो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे वाले। तो इससे थोड़ी ना कोई काम चलता है।
दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें ये डिस्कस भी करना चाहिए कि ये बीच में ट्रंप कैसे आ गया, ट्रंप ने कैसे घोषणा कर दी। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है हमारे लिए। तो पाकिस्तान को हम सल्ट लेंगे, उनसे हम निपट लेंगे, लेकिन ये ट्रंप बीच में क्यों आया और कैसे उसने किस आधार पे ये डिक्लेयर कर दिया कि इनका सीज फायर, जबकि हमारा विदेश सचिव ने और इन्होंने तो डिक्लेयर किया ही नहीं था। उसके तो 2-3 घंटे बाद में इन्होंने डिक्लेयर किया, उसने पहले ही कर दिया, पहले ही अपना क्रेडिट ले लिया कि मैंने कराया है। भाई क्या होगा, बात करते हैं तो ईरान ने भी किया है, चाइना ने भी किया होगा, सब बात करते हैं तो बात करते ही हो गया क्या। तो इसलिए ये एक आफत एक हुई है जो मेरे ख्याल से अड़चन करेगी पैदा, क्योंकि यदि हम ये चालू रखते, मैं ये नहीं चाहता कि ये ऑपरेशन चालू रहता, क्योंकि चालू रहने से नुकसान है दोनों का, लेकिन इसका कोई नतीजा तो निकलना चाहिए ना। जिस आधार पे अपन चले हैं उसको कहीं मंजिल तक पहुंचाएं तो सही। ये मंजिल थोड़ी थी हमारी कि वो 5-7 को मार देंगे और तोड़ देंगे। वो दहशतगर्द मर गए क्या सारे उनके? हमारा इरादा जब चले थे, जब रिटेलिएशन का जो 2 इरादे थे, एक तो एक ही दहशतगर्दों के जो ट्रेनिंग कैंप्स और वो उनको खत्म करना, दूसरा जो इनको सह देते हैं आर्मी के, जो उनको नुकसान पहुंचाना है। या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ी चर्चा का विषय है कि ट्रंप का ट्वीट, हमारे जब सीज फायर की बात आई और एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी मिस्टर मिस्री ने जब जिक्र किया प्रेस ब्रीफिंग में 2 लाइन में, उससे पहले ट्रंप का आ गया तो सबको ये लगा कि क्रेडिट वो ले गए। और एक ये बड़ी बात भी है क्योंकि दीपक से हमारी सरकार ने इसके बाद में कहा भी कि नहीं, हमने सीधी डीजीएमए टू डीजीएमओ बात हुई है, बीच में किसी का दखल नहीं था। मैं चंद्रमौली जी आपके पास में आना चाहूंगा, ये कहीं एक चर्चा का विषय है कि सीधी चर्चा के बजाय ट्रंप डिफेंस में कुछ मायने रखती है या फिर सरकारों ने आपस में तय किया वो मान लिया जाता है? देखिए, ट्रंप का आना बड़ी बात नहीं है, और ट्रंप इसलिए नहीं आया कि हमारे को सीज फायर कराया उसने, वो नहीं आया जी। वो एक उसके पास में बड़ी आंख है, आप समझो इस चीज को। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई करे जा रहे हैं, लेकिन हम उसका न्यूक्लियर, आप समझ नहीं रहे हो कितना बड़ा भयानक ये हो गया। वहां पे भूकंप आया है, किस लिए आया है, क्यों आया है? भूकंप के बाद में हुआ है कि हमने भी वहां गोला चलाया वहां पे, उसको उससे लगा है, जो कुछ भी हुआ है। वो ट्रंप सबका वो बड़ी आंख लेके बैठा हुआ है, इसलिए नहीं बैठा हुआ, उसने तो कहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान अपना जाने, वो उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था वहां जाकर के कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हम नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन किया उसने आके। वो नहीं कहा कि मैंने ये करा दिया, उसने तो 2-3 घंटे पहले कहा होगा अगर क्या कर रहे हो, उधर न्यूक्लियर निकल रहा है, उसमें रेडिएशन में तुम भी मरोगे, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोसेस करते हैं लेकिन फायर नहीं करते न्यूक्लियर को। चेरनोबिल में जो हुआ था क्या हो गया, लाखों लोगों के मतलब हो गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो उनके पास बड़ी आंख है, पाकिस्तान तो लड़े जा रहा है, हिंदुस्तान भी लड़े जा रहा है, उसने कहा भाई रेडिएशन निकल रही है और इसको बंद करो। मुझे यह 100% लगता है कि ट्रंप का इसको बंद कराने का कोई नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी कहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान जाने, और वाइस प्रेसिडेंट जेम्स ने भी कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, पहले कहा था 2 दिन पहले। लेकिन उस दिन कहा कि भैया ये करो। तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि न्यूक्लियर लीक होना एक बहुत बड़ी बात है, और इस बहुत बड़ी बात के लिए आपको ये आगाह किया उसने, और इसलिए ये रोका गया है। और सब उनके अमेरिका के जहाज आ गए हैं, इजिप्ट वाला वो मटेरियल लेके आ गया हुआ है, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं किस तरह से रेडिएशन रुक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम ये हमारा जो संघर्ष है इसमें नहीं आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसको आप सोचोगे कि क्यों ये मोदी जी ऐसे कैसे एग्री कर जाएंगे, आप भी कह रहे हो उधर से वो पाकिस्तान वाला क्यों एग्री कर, उसको कहा तू भी मरेगा ये भी मरेगा इसलिए कर लो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने उसकी प्लानिंग के हिसाब से ड्रोन्स लॉन्च किए, छोटे छोटे मिसाइल लॉन्च किए जो मार दिए गए। एक आधा मिसाइल जो आप बता रहे थे फतेह 2 उसने लॉन्च किया होगा, वो दिल्ली की तरफ किया होगा, अब कहां किया था पता नहीं, उसको भी मार गिराया। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो मिसाइल गिराए हैं वो हमने लोकल तो गिराए थे, लेकिन हमने भावलपुर, कहाँ है भावलपुर, जकोबाबाद कहाँ है, मतलब सक्कर, ये इनका रावलपिंडी में हमने वहां गिराए। मैं तो अभी भी सरप्राइज हूं कि पाकिस्तान के पास भी इक्विवेलेंट मिसाइल हैं जो हमारे पास भी हैं, उसने हिमाकत नहीं की।
रीजन मुझे पता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं उसने चलाए मिसाइल? अगर 100-150 किलोमीटर में मार रहे हैं तो वो क्यों नहीं चलाया 100-150 किलोमीटर मिसाइल? यानी कि एक अगर चलाया भी अगर तो ऐसा नहीं लगता कि हमारा डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत था? नहीं उसकी वजह से मजबूत था, लेकिन चलाए तो सही। मजबूत था तो चलाए तो सही। हम उनका भी डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हमने चलाया, लगे हमारे पेनिट्रेट कर गए। दूसरी बात, अगर न्यूक्लियर लीक होता और उसको गुस्सा अगर आता कि तो हमारे देखो न्यूक्लियर वॉर नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कोई तोड़ता है तब न्यूक्लियर वाला लेवल में हम आ जाते हैं। अभी तक तो ड्रोन और छोटे मिसाइल के लेवल में थे, लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में अटैक होता है जब उनके अखबार कहेंगे अरे हमारे न्यूक्लियर पे उसे मार दिया, क्या कर रहे हो तुम्हारा बॉम्ब लेकर के, तब वो गलती कर सकता था। इसलिए अमेरिका ने उसको पहले आगाह किया कि भाई संभल जाओ और तुम भी संभल जाओ और अभी रोको, पहले इसको रेडिएशन को बंद करो। और रेडिएशन को बंद होने के बाद में अभी डीजीओ की जो बात होगी उसमें काफी प्रेशर उनको दिया जाएगा, कंडीशन दी जाएगी कि आतंकी नहीं करो, ये नहीं करो, पानी का हम अपना हाथ रखेंगे, पानी का, ये सब बातें होगी जो मोदी जी रात को 8 बजे कवर करेंगे। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियर वाली जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें ट्रंप आया। ट्रंप इसलिए नहीं आया कि सबको भाई युद्ध रोक दो, इसलिए चलिए सर, समय कम है, एक मिनट में कटेवा सर और भगवान सिंह जी के पास में। कटेवा सर, आपका क्या मानना है कि हम एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुके हैं? योगेंद्र जी, पहली बात तो ये जो न्यूक्लियर का रेडिएशन वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी भी ऑफिशियल चैनल ने, दुनिया की किसी भी ऑफिशियल चैनल ने इसको बताया नहीं है। अगर रेडिएशन होता तो पूरी दुनिया में अभी तक तहलका मच जाता। और वो रेडिएशन एक जगह नहीं रुकता है। रेडिएशन अगर इस तरह का निकलने लग गया है और उससे अर्थक्वेक अगर बोल रहे हो, वो एक इलाका ऐसा है जो अर्थक्वेक प्रोन है। वहां साल के अंदर कम से कम 15 से 20 बार वैसे ही अर्थक्वेक आता है। तो दूसरी बात है, किसी भी स्टेट ने, दुनिया में किसी भी टीवी ने, किसी भी ऑफिशियल चैनल ने इसे कंफर्म नहीं किया। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। चंद्रमौली साहब बता रहे हैं कि ये हुआ होगा, अगर हुआ है तो हो सकता है कि इसलिए बंद हुआ हो। पर इस तरह की बात होती तो पाकिस्तान के अंदर तो भी वहां के इलाकों को खाली करना शुरू कर देते। जहां पर रेडिएशन चल रहा है उस इलाके को खाली करते, वहां पर लोगों को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देते। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इससे हम इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते। अगर इस तरह की कोई चीज हुई होती तो वहां पे अभी एक्शन हो रहे होते और अमेरिका इसको ऑफिशियली कवर करता। आप आज उसका प्रेसिडेंट का ट्वीट आकर पढ़ेंगे आप ट्रंप का, तो उसने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को बधाई दी, दोनों देश के प्रधानमंत्री को मैच्योर्ड बताया है, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की खूब उसने गुणगान किए हैं। तो ट्रंप कब क्या बोलते हैं उनका कुछ मतलब भरोसा नहीं है, कभी क्या बोलते हैं कुछ बोलने लग जाते हैं। तो इस मामले में क्यों उन्होंने जो लिया है, अभी प्रधानमंत्री जी 8 बजे आज नेशन को एड्रेस कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि वो जरूर इस तरह की पूरी बातें संज्ञान की उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसके बारे में सिर्फ वही बता सकते हैं। हम सब लोग गैस लगाने से कोई उसका मतलब बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें कहना बहुत मुश्किल है। मैं भगवान सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा, समय सर थोड़ा कम है। सेना ने कहा है कि पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और आतंक की जो जिस तरह से फैक्ट्री चलाई हुई थी अब उसका खात्मा हो चुका है। हालांकि आपने डाउट पहले से ही है कि आतंक पूरा खत्म नहीं हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान इतनी जल्दी इन चीजों को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बार के लिए हम ये मान के चल सकते हैं कि जो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, ऑपरेशन सिंदूर, वो सक्सेसफुल रहा। देखिए, इस बात पे मैं आता हूँ कि जो हमारा एम था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बात जो जनरल कटेवा साहब जो बोल रहे हैं, मैं इनके साथ इत्तेफाक रखता हूँ कि ये ट्रंप ने इसका क्या बेसिस बताया है न्यूक्लियर खतरे का। वो कहता है मेरे को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है CNN के द्वारा, उनकी CNN चैनल है, वो भी गोदी मीडिया है, अपने देश के लिए काम करते हैं और ऐसे क्रूशियल टाइम पे वो मदद करते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी। कोई चैनल किसी, आप ये बताइए पाकिस्तान में इस तरह का हो जाए तो इंडिया को नहीं बोल देंगे कि भैया चुप करो यार, रुको एक बार, ये पहले इसको करो, आप भी भेजो एक्सपर्ट्स। तो आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है वो सबसे पहले, और इस तरह का न्यूक्लियर का रेडिएशन का फैलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो ये तो एक बड़ी बनाई बात है। दूसरा, जिस तरीके से ट्रंप ने एकदम ये करते ही क्रेडिट ले लिया, 2-3 फटाफट ट्वीट कर दिए और उसमें ये लिखा है कि मैं यही नहीं, मैंने इनका युद्ध रोक दिया है, बहुत से लाखों आदमी मरते हैं वो मैंने रोक दिया है,
और आगे भी मैं कश्मीर का मसला सोल्व करूंगा। और जी। देश हैं वो बड़े समझदार हैं और वो हो जाएगा। तो ये इसकी एम्बिशन बहुत बड़ी बड़ी है। तो आप देखिए अपने आप ही चौधराठ ले ली उसने, जबकि किसी ने उसको आई एम श्योर कोई भी भारत का कोई अधिकारी या कोई सरकार की तरफ से उसको कोई नहीं बताया होगा, आश्वासन दिया होगा कि हाँ आप आइए हमारा बीच में क्या होगा। एक बात तो है योगेंद्र जी, जैसे चंद्रमौली साहब ने भी बताया, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने ये बोला है कि एस्केलेशन इज टेकिंग ए डेंजरस टर्न। ये बात उन्होंने मोदी जी को बताई है। अब वो डेंजरस टर्न क्या था, वो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो न्यूक्लियर से रिलेटेड है। वो अभी न्यूक्लियर रिलेटेड वही सबसे डेंजरस हो सकती है सर, वही सबसे डेंजरस हो सकती है। नूर खान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ना उनका न्यूक्लियर का, उसको हालांकि उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके बिल्कुल नजदीक ब्लास्ट हुआ है। तो या तो एक वार्निंग दी है कि हम आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इससे वो घबरा गए हैं शायद कि यदि ये हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर ही बर्बाद कर देंगे तो फिर न्यूक्लियर का क्या होगा। तो जो ये हो सकता है कि क्योंकि थोड़ा मोटा रेडिएशन है, या तो उन्होंने उनको वारहेड को हिलाने की तक तो गई नहीं साहब, या तो उन्होंने उनको हिलाने की कोशिश की, पर कोई ना कोई बात ऐसी जरूर आई है जिससे कि उन्होंने ये बताया कि दो आदमी। चले मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चले, हमारे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लड़ाई किसी के भी हित में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को मजबूर भी किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान ने ट्रंप से संपर्क किया हो, और उसके बाद बस संदेह सबको यही हो रहा है कि ट्रंप बीच में क्यों आए, क्योंकि डायरेक्ट ये सब चीजें चर्चा हुई और कहा भी यही गया है। खैर, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और सेना का मानना है कि हम एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं और भय बिन होए प्रीत, यानी कि पाकिस्तान को अगर हम भय नहीं दिखाएंगे तो उसको कोई किसी तरह की कोई उस पर इसका असर नहीं होगा, और वो सब कुछ किया। टेक्नोलॉजी के चलते इस ऑपरेशन में काफी कामयाबी मिले, ये भी सेना का मानना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।